हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जियोग्राफी पर। भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी किताब के नोट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवन की दिशा क्या होगी? ऑप्शन ए घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के अनुरूप, ऑप्शन बी घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत, ऑप्शन सी समदाब रेखाओं के समकोण पर, ऑप्शन डी समदाब रेखाओं के समानांतर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत। और दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रश्न का सही जवाब होता, अगर दक्षिणी गोलार्ध होता तो घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के अनुरूप होता। अगला सवाल, वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा है? वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए विषुवत वन, ऑप्शन बी साइबेरिया का मैदानी भाग, ऑप्शन सी हिमालय पर्वत, ऑप्शन डी समदाब रेखाओं के समानांतर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी साइबेरिया का मैदानी भाग। अगला सवाल, निरपेक्ष आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है ऑप्शन ए किलोग्राम प्रति घन मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ग्राम प्रति घन मीटर, ऑप्शन डी ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ग्राम प्रति घन मीटर। अगला सवाल है, हवा के दिए गए प्रतिदृश्य में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे क्या कहते हैं? हवा के दिए गए प्रतिदृश्य में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी उष्मांक, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उष्मांक। वाष्पीकरण, जल वाष्प जब जल में तापमान के कारण जल का वाष्प के रूप में या भाप के रूप में वाष्पीकरण बनना वाष्पीकरण कहलाता है। उष्मांक ऊर्ध्वपातन, जब आर्द्र हवा ठंडी हो जाती है तो उसमें जल वाष्प धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो वह जल वाष्प ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला सवाल, संघनन को प्रभावित करने वाले कारक, ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी वायुदाब, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। अगला सवाल है, ओस बनने के लिए आदर्श दशा है। ओस बनने के लिए आदर्श दशा है, ऑप्शन ए साफ आकाश, ऑप्शन बी शांत हवा, ऑप्शन सी उच्च सापेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। अगला सवाल है, संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प किसमें परिवर्तन हो जाती हैं? संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प किसमें परिवर्तन हो जाती हैं? ऑप्शन ए ओस, ऑप्शन बी तुषार, ऑप्शन सी कोहरा, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। ओस, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्र के रूप में संघनित हो जाकर ठोस के वस्तुओं पर जम जाती हैं तो उसे ओस कहते हैं। जैसे पत्थर घास या पौधों की पत्तियों पे जम जाती है। तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमा बिंदु या औसा के बिंदु के नीचे चला जाता है। और कोहरा, जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु सहते अचानक नीचे की ओर गिरती हैं तब धरातल के निकट छोटे छोटे कणों पर ही संघनन की प्रक्रिया होती है जिससे कोहरा का निर्माण होता है। कोहरा एक धुंध के रूप में होता है जो अगला सवाल, ऊंचाई विस्तार
घनत्व तथा पारदर्शिता के आधार पर बादलों के मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 4। मुख्यतः बादल 4 प्रकार के होते हैं। पहला पक्षाभ मेघ, जो सबसे ऊपर होता है, जिसकी ऊंचाई करीबन 8000 से 12,000 मीटर तक होती है। ये पतले होते हैं, बिखरे हुए होते हैं और सफ़ेद पंख के समान होते हैं। दूसरे नंबर पे कपासी मेघ होते हैं, जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर से 7000 मीटर होती है और ये रुई के समान सितरे हुए बिखरे हुए सप्ते आकार के होते हैं। तीसरा है स्त्री मेघ, जिसकी ऊंचाई 2500 मीटर से 6000 मीटर, जो परतदार बादलों के रूप में रहते हैं। और चौथा और अंतिम जो सबसे नीचे होता है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 2500 मीटर तक होती हैं और ये वर्षा में काले सलेटी रंग के होते हैं और सूर्य की किरणों के लिए ये अपारदर्शी होते हैं। अगला सवाल, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा के प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा के प्रकार हैं। ऑप्शन ए संवहनीय वर्षा, ऑप्शन बी पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन सी चक्रवातीय वर्षा और ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। संवहनीय वर्षा सामान्यतः विषुवतीय क्षेत्रों में होती है, जहाँ पे हवाएं गर्म होकर ऊपर चढ़ती हैं और जैसे ही ऊपर जाती हैं तो ठंडी होकर वर्षा करती हैं। पर्वतीय वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, जहाँ पे हवा जैसे पर्वतों के सहारे ऊपर उठती है तो ठंडी होकर बारिश करती हैं। और चक्रवाती वर्षा कभी कभी बड़े बड़े भारी चक्रवात आते हैं, उसके अंतर्गत होती हैं। अगला सवाल, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन बी धूलकण, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल या द्रव गैस में परिवर्तन हो जाती है। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल या द्रव गैस में परिवर्तन हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए है संघनन, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी है अवक्षेपण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वाष्पीकरण। अवक्षेपण किसी ठोस पदार्थ का बनना होता है, अवक्षेपण कहलाता है। जब किसी द्रव विपणन में रासायनिक विक्रिया होने पर यदि कोई ठोस अपना आकार उत्पाद बनाता है, ठोस उत्पाद बनाता है, तो उसे अवक्षेपण कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वायु की उस दिशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। ऑप्शन ए सापेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन बी निरपेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन सी विशिष्ट आर्द्रता, ऑप्शन डी संतृप्त हवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सापेक्ष आर्द्रता। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। ऑप्शन ए पक्षाभ, ऑप्शन बी वर्षा मेघ, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी कपासी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पक्षाभ। पक्षाभ में सबसे ऊपर हैं, उसके बाद में कपासी, उसके बाद में स्त्री और उसके बाद में वर्षा मेघ आते हैं। जलवायु वर्गीकरण का प्रमुख उपगमन कौन सा है। जलवायु वर्गीकरण का प्रमुख उपगमन कौन सा है। ऑप्शन ए अनुभाविक, ऑप्शन बी जननिक, ऑप्शन सी अनुप्रयुक्त, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। अगला सवाल है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण कब विकसित किया। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण कब विकसित किया। ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1915। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1918, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा अक्षर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। इनमें से कौन सा अक्षर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी सी, ऑप्शन डी डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जो कि शुष्क जलवायु को निरूपित करता है, जबकि ए सी डी और ई आर्द्र जलवायु को निरूपित करते हैं। अगला सवाल, उष्णकटिबंधीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन सी 66.5 डिग्री 33 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन डी 67 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। अगला सवाल, विश्व में 17 सितंबर 1922 में उच्चतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया था? विश्व में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया था? ऑप्शन ए अल अजीजिया लीबिया, ऑप्शन बी जैकोबाद पाकिस्तान, ऑप्शन सी शुरू, ऑप्शन डी जैसलमेर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अल अजीजिया लीबिया अफ्रीका महाद्वीप। अगला सवाल, भारतीय प्रायद्वीपीय के अधिकतर भागों को कोपेन की किस जलवायु के अनुसार वर्गीकृत किया गया है? भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की किस जलवायु के अनुसार वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी एच एस, ऑप्शन सी एफ बी, ऑप्शन डी ए एम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ए एम। अगला सवाल, विश्व और अंतिम निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल था? निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1950। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1998। इसके साथ ही आज का हमारा प्रश्नोत्तरी का ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।